नमस्कार। अनसुनी कहानियों में आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 1। लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद से मिलता है, मगर नहीं। देखो, आज मैं किसी नेक और पवित्र वीरता स्त्री के साथ बदी किया जाता हूँ। अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दीवान हो जाऊंगा। फिर कौन कह सकेगा कि बदी करने से वह सुख नहीं भोग सकता या अच्छे आदमियों को सुख नहीं मिलता। बस मुझे अपना कलेजा मजबूत रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातें मेरी हिम्मत। देखो, कोई आता है। रात आधी से ज़्यादा हो चुकी है। एक तो अंधेरी रात, दूसरे चारों तरफ से घिर आने वाली काली काली घटा मानो पृथ्वी पर साए साए रंग की चादर बिछा दी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवा के झपेटों से कांपते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज़ कानों में न पड़ती। एक बाग के अंदर अंगूर की टहनियों में अपने को छिपाए हुए एक आदमी ऊपर लिखी बातें धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। इस आदमी का रंग रूप कैसा है, इसका कहना इस समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो रात अंधेरी है, दूसरा उसे अपने को काले कपड़े से ढक लिया है, तीसरा अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ उसके ऐबों पर भी समय का पर्दा रखा है। जो हो, आगे चलकर तो इसकी अवस्था किसी तरह छिपी न रहेगी, मगर इस समय तो यह बाग के बीचों बीच एक सब्जी बंगले की तरफ देख रहा है। यह मुख्तर सा बंगला सुंदर लताओं से ढका हुआ है और इसके बीचों बीच में जलने वाले एक सामदान की रोशनी साफ दिखला रही है। यहाँ एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं। यह एक छोटा सा बंगला है। 10-12 आदमियों से ज़्यादा इसमें नहीं बैठ सकते। इसकी बनावट अटपहली थी। बैठने के लिए कुर्सी नुमा 8 चबूतरे बने हुए थे। ऊपर बांस की छानवी जिस पर घनी लता चढ़ी हुई थी। बंगले के बीचों बीच एक मोटे पर मोमी सामदान जल रहा था। एक तरफ चबूतरे पर ऊदरी चिदनापोत की बनारसी साड़ियाँ पहने एक हसीना औरत बैठी हुई थी, जिसकी अवस्था 18 वर्ष से ज़्यादा की ना होगी। उसकी खूबसूरती और नजाकत की यहाँ तारीफ की जाए थोड़ी है, मगर इस समय उसकी बड़ी बड़ी रसीली आंखें से गिरते हुए मोती सिर के आंसू की बूंदें उसके गुलाबी गालों को तर कर रही थी। उसकी दोनों नाजुक कलियों से साए चूड़ियाँ छंद और जड़ाऊ कड़े पहने हुए थे। बाएं हाथ से कमर बंद और दाहिने हाथ से उसने हसीन नौजवान की कलाई पकड़े सिसक सिसक कर रो रही है, जो उसके सामने खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और जिसके अंदाज से मालूम होता था कि वह कहीं जाया चाहता है, मगर लाचार है। किसी तरह उस नाजुक हाथों से अपना पल्ला छुड़ाकर भाग नहीं सकता। उस नौजवान की अवस्था 25 वर्ष से ज़्यादा न होगी। खूबसूरती के अतिरिक्त उसके चेहरे से बहादुरी और दिलेरी भी जाहिर हो रही थी। उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकीमती पोशाक भले ही मालूम न होती थी। औरत: नहीं, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मर्द: प्यारी देखो, तुम मुझे मत रोको, नहीं तो लोग ताना मारेंगे और कहेंगे कि बीर सिंह डर गया और एक जालिम डाकू की गिरफ्तारी के लिए जाने से जी चुरा गया। महाराज की आंखों से भी गिर जाऊंगा और मेरी नेकनामी में धब्बा लग जाएगा। औरत: वह तो ठीक है, मगर क्या लोग यह न कहेंगे कि तारा ने अपने पति को जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया। वीर: अफसोस, तुम वीर पत्नी होकर ऐसा कहती हो। तारा: नहीं नहीं, मैं यह नहीं चाहती कि आपके वीरत्व पर धब्बा लगे, बल्कि आपकी बहादुरी की तारीफ लोगों के मुख से सुनकर मैं प्रसन्न होना चाहती हूँ। मगर अफसोस,
आप उन बातों को फिर भूल जाते हैं जिसका जिक्र मैं कई दफ़े कह चुकी हूँ, जिसके सबब में मैं डरती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलकर इस अन्यायी राजा के साथ हमें धर्म बचवावें। इसमें कोई शक नहीं कि इस दृष्ट की नीयत खराब हो रही है और यह भी सबब है कि आपको ऐसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा है जो कभी सामने होकर नहीं लड़ता बल्कि छिपकर लोगों की जान लिया करता है। वीर कुछ देर तक सोचकर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक तुम्हारे पिता सुजन सिंह मौजूद हैं तुम पर किसी तरह का जुल्म नहीं हो सकता। तारा, आपका कहना ठीक है और मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है, मगर जब उस खून भर कटोरा की तरफ ध्यान देती हूँ जिसे अपने पिता के हाथ में मैंने देखा था, तब उनकी तरफ से भी नाउम्मीद हो जाती हूँ और सिवाय इसके कोई दूसरी बात नहीं सोचती कि जहाँ आप जा रहे हैं मैं आपके साथ रहूं और जो कुछ आप पर बीते उसका आधा हिस्सेदार बनूं। वीर, तुम्हारी बातें मेरे दिल को खौफ जाती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि यदि महाराज की आज्ञा भी ना हो तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेता चलूँ, मगर उन लोगों के तानों से शर्माता और डरता हूँ जो सिर हिलाकर कहेंगे कि लो साहिब वीर जोरू के साथ ले लड़ने गए हैं। तारा, ठीक है, इन्हीं बातों को सोचकर आप मुझ पर ध्यान नहीं देते और मुझे मेरे उस बाप के हवाले किए जाते हैं जिसके हाथ में उस दिन खून से भरा कटोरा, चांदी का कटोरा। काँप कर, हाय हाय, जब वह बात याद आती है कलेजा काँप उठता है। बेचारी कैसी खूबसूरत, ओह। वीर, ओह, बड़ी ही गजब है। वह खून तो भले कभी भूल जाने वाला नहीं, मगर अब तो जो भी हो क्या हो, तुम्हारे पिता लाचार थे, किसी तरह इनकार नहीं कर सकते थे। हाँ, खूब याद आया। अच्छा सुनो, एक तरकीब सूझी है। यह कहकर वीर सिंह तारा के पास बैठ गए और धीरे धीरे बात करने लगे। उधर अंगूर की टट्टियों में छिपा हुआ वह आदमी जिसके बारे में हम इस बयान से शुरू में लिख आए हैं, उन्हीं दोनों की तरफ एकटक देख रहा था। एकाएक पत्तियों की खड़खड़ाहट और पैर की आहट ने उन्हें चौंका दिया। वह होशियार हो गया और पीछे फिर कर देखने लगा। एक आदमी को अपने पास आते देखकर धीरे से बोला, कौन है सुजान सिंह? इसके जवाब में हाँ की आवाज़ आई और सुजान सिंह उस आदमी के पास जाकर धीरे धीरे बोला, भाई रामदास, अगर तुम भी मुझे यहाँ से चलने की आज्ञा देते हो तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानता। रामदास, कभी नहीं। सुजान, तो क्या मुझे आप हाथ से अपनी लड़की का तारा का खून करना पड़ेगा? रामदास, बेशक, अगर वह मंजूर न करेगी तो। सुजान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी से मेरे हाथ काँप रहा है और कटार गिर पड़ती है। रामदास, जक मार के तुम्हें ऐसा करना होगा। सुजान, मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है, मैं कुछ न कर सकूँगा। रामदास, तो क्या वह खून भरा कटोरा वाली बात मुझे याद दिलानी पड़ेगी? सुजान, ओह, गजब है। रामदास के पैर पर गिरकर, बस बस, माफ़ करो, अब फिर से उसका नाम न लो। मैं करूँगा और बेशक वही करूँगा जो तुम कहोगे। अगर मंजूर न करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मारने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर अब उस बात का नाम न लो। हाय, लाचारी इसे कहते हैं। रामदास, अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ से निकलकर फटाफट उसकी तरफ चलना चाहिए। सुजान, जो हुक्म। राम, मगर नहीं, क्या जाने से लोग उधर न आ जाएंगे? हाँ देखो, वे दोनों उठे। मैं बीर सिंह के पीछे जाऊंगा, तारा तुम्हारे हवाले की जाती है। इधर बंगले में बैठे हुए बीर सिंह और तारा की बातचीत समाप्त हुई। इसी जगह हम यह नहीं कहा चाहते कि उन दोनों में चुपके चुपके क्या बातें हुई, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि तारा अप्रसन्न मालूम होती है। शायद वीर सिंह ने कोई बात उसे मतलब की कही हो, या जो कुछ तारा चाहती हो
उसे मंजूर किया हो। वीर सिंह और तारा वहाँ से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए। वीर: तो अब मैं तुम्हारी लोंडियों को बुलाता हूँ और तुम्हें इसके हवाले करता हूँ। तारा: नहीं, मैं आपके फाटक तक पहुँचा कर लौटूंगी, तब तक लोगों से मिलूंगी। वीर: जैसी तुम्हारी मर्जी। हाथ में हाथ दिए दोनों वहाँ से रवाना हुए और बाग के पूरब तरफ जिधर फाटक था चले। जब फाटक पर पहुँचे तो वीर सिंह ने तारा से कहा, बस अब तुम लौट जाओ। तारा: अब आप कितनी देर में आवेंगे? वीर: मैं कह नहीं सकता, मगर पहर भर के अंदर आने की आशा करता हूँ। तारा: अच्छा जाइए, मगर महाराज से ना मिलिएगा। वीर: नहीं, कभी नहीं। वीर सिंह आगे की तरफ रवाना हुआ और तारा भी वहां से लौटी, मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ मुड़ी और दखियान तरफ घूमी, जिधर एक संगीन सजी हुई बहारदरी थी और वहां आपस से कुछ बातें करती कई नौजवान औरतें भी थीं, जो शायद तारा की लोंडियां थीं। धीरे धीरे चलती हुई तारा अंगूर की टट्टी के पास पहुंची। उसी समय उस झाड़ी में से एक आदमी निकला, जिसने लपक कर तारा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक छाती पर सवार हो बोला, बस तारा, तेरा इस समय रोना या चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, और न जाने इससे तेरा कुछ फ़ायदा भी होगा। बिना तेरे जान किए अब मैं किसी तरह नहीं रह सकता। तारा डरी हुई आवाज़ में, क्या क्या मैं अपने पिता का सुजान सिंह को आवाज़ सुन रही हूँ? सुजान: हाँ, मैं ही कमबख्त तेरा बाप हूँ। तारा: पिता, क्या तुम स्वयं मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो? सुजान: नहीं, मैं स्वयं तेरा मार कर कोई लाभ नहीं उठा सकता, मगर क्या करूं, लाचार हूँ। तारा: हाय, क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो अपने हाथ से अपनी प्यारी लड़की को मारे? सुजान: एक अभागा तो मैं ही हूँ तारा, लेकिन अब तू कुछ मत बोल। तेरी प्यारी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांपता है, रुलाई गला दबाती है, हाथ से कटार छूट जाता है। बेटी तारा, बस तू चुप रहे, मैं लाचार हूँ। तारा: क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती? सुजान: हाँ, बच सकती है, अगर तू हरी वाली बात मंजूर करे। तारा: ओह, ऐसी बुरी बात मान लेना तो बड़ी मुश्किल है। खैर, अगर मैं वह भी मंजूर कर लूँ तो तू बच सकती है, मगर मैं नहीं चाहता कि तू उस बात को मंजूर करे। तारा: बेशक, मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती। यह तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठी थी कि तुम्हारी क्या राय है। सुजान: नहीं, मैं उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता, बल्कि तेरा मरना मुनासिब समझता हूँ, लेकिन हाय अफसोस, आज मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। तारा: पिता, बेशक मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों है। क्या और नहीं तो केवल एक दफ़े किसी के चरणों का दर्शन कर लेने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो? सुजान: यह भी तेरी भूल है। जिससे तू मिलना चाहती है वह भी घंटे भर में अंदर ही दुनिया के चूक कर जाएगा। अब शायद दूसरी दुनिया में ही तेरी और उसकी मुलाकात हो। तारा: हाय, अगर ऐसा है तो मैं पति के पहले ही मरने के लिए तैयार हूँ। बस अब देर मत करो। पिता, तुम रोते क्यों हो? अपने को संभालो और मेरे मारने में अब देर मत करो। सुजान आँख पोंछ कर, हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। ले, अब संभल जा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर